कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स शहर के एक आम दिन से। फोर्टिको नाम की एक नामी गिरामी कंपनी की बख्तरबंद कैश वैन आर्मर्ड कार शहर की सड़कों से करोड़ों डॉलर का कैश लेकर गुजर रही थी। इस कंपनी का काम शहर के बड़े बड़े बैंकों और बिजनेसेस को सुरक्षित कैश डिलीवर करना है। लेकिन उस दिन कुछ बेहद शातिर और ट्रेंड लुटेरे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का भेस बनाकर सड़क मरम्मत करने का नाटक करते हुए उस वैन का रास्ता रोक लेते हैं। ये कोई मामूली गली कूचे के चोर नहीं थे, बल्कि हाईली ट्रेंड रिटायर्ड मिलिट्री के जवानों का एक खतरनाक और सीक्रेट गिरोह था, जिसका मास्टरमाइंड जैक्सन नाम का एक पूर्व सार्जेंट था। लुटेरे बिना कोई वक्त गवाए वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, कटर से उसका मजबूत दरवाजा काटते हैं और भीतर टीयर गैस का गोला फेंक देते हैं। दम घुटने की वजह से गार्ड्स बेबस हो जाते हैं। लुटेरे दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को बेरहमी से नीचे उतारते हैं। तभी वहां कंपनी का एक और गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैन नाम का एक सनकी बेरहम और साइकोपैथ लुटेरा पलक झपकते ही दोनों गार्ड्स को गोलियों से भून देता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त उसी ब्रिज के नीचे एक कार खड़ी थी, जिसके भीतर डग्गी नाम का एक मासूम लड़का बैठा हुआ था। डग्गी वहां अपने पिता का इंतजार कर रहा था, जो पास ही के एक स्टॉल से उसके लिए पैनकेक लेने गए थे। डग्गी अपनी कार की खिड़की से इस पूरी खूनी डकैती को और जैन का चेहरा देख लेता है। जैन को जैसे ही एहसास होता है कि इस अपराध का एक चश्मदीद गवाह जिंदा बच गया है, वह बिना किसी रहम के उस मासूम बच्चे को गाड़ी से खींचकर सड़क पर लेटाता है और उस पर गोलियों की बौछार कर देता है। ठीक उसी लम्हे डग्गी का पिता यानी हमारा टकला हीरो हेनरी हाथ में पैनकेक लिए बदहवास हालत में अपने बेटे की तरफ दौड़ता है। अपने बेटे को लहूलुहान देख हेनरी की रूह काम जाती है। वो जैन की तरफ झपटता है, लेकिन जैन हेनरी पर भी ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। हेनरी वहीं सड़क पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले वो अपने बेटे के कातिल जैन का चेहरा अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए लॉक कर लेता है। लुटेरे करोड़ों का कैश लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस खौफनाक हादसे के ठीक 3 हफ्ते बाद हेनरी को अस्पताल में होश आता है। डॉक्टरों के लिए भी उसका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका इकलौता बेटा डग्गी अब इस दुनिया में नहीं रहा, हेनरी के जीने का मकसद बदल जाता है। दुखों का पहाड़ यही नहीं टूटता। उसकी पत्नी भी इस पूरी घटना का जिम्मेदार हेनरी को ठहराती है कि वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने नहीं बचा पाया और वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अब हेनरी बिल्कुल अकेला था, लेकिन यहाँ कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हेनरी कोई सीधा साधा आम इंसान नहीं था, बल्कि वो खुद उस शहर के सबसे बड़े, सबसे खूंखार और सबसे अमीर क्रिमिनल सिंडिकेट का अंडरवर्ल्ड गॉडफादर था। उसके एक इशारे पर सैकड़ों अपराधी थर थर कांपते थे। अपने बेटे की मौत के गुस्से में पागल हेनरी अपने सबसे वफादार आदमियों जैसे माइक और उसकी गैंग को बुलाता है और साफ लफ्जों में हुक्म देता है, मुझे उस कातिल का नाम और जिस्म चाहिए, चाहे तुम्हें इसके लिए पूरा शहर क्यों न जलाना पड़े। अगले कई महीनों तक हेनरी की गैंग शहर का कोना कोना छान मारती है। वे हर छोटी बड़ी ड्रग गैंग, लुटेरों के अड्डे और स्मगलर्स को पकड़कर टॉर्चर करते हैं और मार डालते हैं। शहर की सड़कों पर लाशों के ढेर लग जाते हैं। लेकिन महीनों की इस खूनी कशमकश के बाद भी उस असली मिलिट्री गैंग या डग्गी के कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। तब हेनरी को ठंडे दिमाग से सोचने पर एक बात समझ आती है कि फोर्टिको कंपनी की उस वैन की इतनी सटीक लोकेशन, टाइमिंग और सुरक्षा की कमियों की जानकारी किसी बाहरी चोर को इतनी आसानी से नहीं मिल सकती थी। इसका मतलब साफ था, फोर्टिको कंपनी के ही अंदर कोई विभीषण बैठा है जो गद्दारी कर रहा है और अंदर की खबरें लीक कर रहा है। बस यहीं से हेनरी अपना पूरा प्लान बदल देता है। वो अपनी असली पहचान, अपना गॉडफादर का रुतबा, सब कुछ पीछे छोड़ देता है। वो अपनी एक फर्जी प्रोफाइल, फर्जी पासपोर्ट और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है, जिसमें उसका नाम पैट्रिक हिल रखा जाता है और ये दिखाया जाता है कि वो पिछले 11 सालों से यूरोप की किसी डेल्टा नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा था। पैट्रिक हिल बनकर हेनरी सीधा उसी फोर्टिको कंपनी के हेडक्वार्टर में गार्ड की नौकरी का इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। वहां कंपनी का एक सीनियर अफसर टेरी उसका बायोडाटा देखकर काफी प्रभावित होता है। टेरी पैट्रिक को अपनी कैबिन में बिठाकर समझाता है कि ये नौकरी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। वो पैट्रिक को डराने के लिए 5 महीने पहले हुई उसी डकैती का जिक्र करता है जहां उनके 2 गार्ड्स मारे गए थे। टेरी कहता है कि यहाँ हर वक्त मौत का साया सिर पर मंडराता रहता है। पैट्रिक बिना किसी हिचकिचाहट या
या डर के अपनी ठंडी आंखों से टेरी को देखता है और कहता है कि वो उस नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बाद पैट्रिक की 60 घंटे की बेहद सख्त ट्रेनिंग और टेस्ट शुरू होते हैं। कंपनी का नियम था कि नौकरी पक्की करने के लिए कम से कम 70% स्कोर करना जरूरी था। यहाँ हमारा हीरो एक बहुत ही शातिर दिमाग गेम खेलता है। वो अपनी असली काबिलियत को छुपाने के लिए शूटिंग टेस्ट के दौरान जानबूझकर अपनी गोलियां टारगेट के सबसे बाहरी रिंग पर मारता है, मानो उसका निशाना बहुत खराब हो। ड्राइविंग टेस्ट में भी वो रिवर्स करते वक्त जानबूझकर गाड़ी को कुछ बक्सों में ठोक देता है। वो हर टेस्ट में नाप तोलकर सिर्फ उतना ही स्कोर, ठीक 70% लाता है जितने में बस वो पास हो जाए, ताकि कंपनी के मैनेजमेंट या किसी भी खुफिया एजेंसी को उसकी बेहिसाब ताकतों और बैकग्राउंड पर रत्ती भर भी शक न हो। टेस्ट पास करने के बाद पैट्रिक को कंपनी में एच कोड नेम दिया जाता है। उसे बुलेट नाम के एक सीनियर, मजाकिया और अनुभवी गार्ड की टीम में शामिल किया जाता है और उसका पार्टनर बनाया जाता है डेव को। डेव एक बेहद डरपोक, बड़बोला और संदेहास्पद किस्म का आदमी था। रास्ते में गाड़ी चलाते हुए डेव एच को बताता है कि 5 महीने पहले जिस गाड़ी को लूटा गया था उस दिन असल में उसी की ड्यूटी थी, लेकिन उस रात उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वो छुट्टी पर था और उसकी जान बच गई। एच तुरंत समझ जाता है कि डेव का ये बहाना बेहद अजीब है और पुलिस भी उससे यही सवाल पूछ चुकी है। एच का शक डेव पर गहराने लगता है। डिपो के भीतर आने के बाद एच चुपके से और बड़े रहस्यमयी तरीके से दीवार पर लगे सभी कर्मचारियों के आईडी कार्ड्स को घूरने लगता है।